हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का पेपर जो 2021 में हुआ है केमिस्ट्री का, उसके सॉल्यूशन। ये पार्ट 3 है और फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम पहले कर चुके हैं, सो ये पार्ट 3 है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। सो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m। ये होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला। यहाँ पर t है वो टेम्परेचर है और m है वो मास है और यहाँ पर r है वो गैस कांस्टेंट है। सो यहाँ पर फर्स्ट इसने बोला है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो स्पीड है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो जब स्पीड इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन मोलर मास एंड साइमल्टेनियसली और डिस्ट्रीब्यूशन बिकम ब्रॉडर। सो यहाँ पर इसने कहा है कि मोस्ट प्रोबेबल इंक्रीज होगी जब हमारा मास क्या है, डिक्रीज होगा। तो ये भी इसकी बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। यहाँ तक ठीक है। विथ इंक्रीज मोलर मास इंक्रीज करने पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो डिक्रीज होती है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब स्पीड डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ओके। विद इंक्रीज मोलर मास, जब मोलर मास इंक्रीज होगा तो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूशन बिकम शार्प। तो ये भी करेक्ट है हमारी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 है वो करेक्ट हो जाएगी। आंसर नंबर ए आ जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या है, 100 मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑक्सीजन एस्केप थ्रू ए स्मॉल होल ऑन ए कंटेनर विद a pressure of 1 torr and temperature of 300 Kelvin per second to volume. The number of hydrogen molecule that would be the escape per second through the same hole under the same condition of temperature and pressure. हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं हाइड्रोजन की, मतलब रेट बताना है उस सेम होल से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन पास करेंगे सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, जब हमारे ऑक्सीजन का 1 टोर और इतने टेम्परेचर पे 100 मॉलिक्यूल पास कर रहे हैं तब। सो यहाँ पर क्या लगेगा, जो ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सो ये क्या है, रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ मास की। सो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ऑक्सीजन का रेट है आर ऑफ ऑक्सीजन O2, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ मास की। सो हम यहाँ लिख लेते हैं RO2 का बाय में RH2 का इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन O2 और मास ऑफ हाइड्रोजन। सो हमें रेट निकालना है RH2 का, और RO2 का क्या दे रखा है, 100 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 बाय में RH2 इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, नहीं मास ऑफ हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 बाय में मास ऑफ ऑक्सीजन 32। सो यहाँ से ये कट हो गए 1/16 आ जाएगा और 1/16 का अंडररूट इसको करेंगे तब हमारे पास 1/4 आ जाएगा, 1/4। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, RH2 है वो 400 के इक्वल हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 400। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या है, मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। जो मीन फ्री पाथ होता है वो डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डिपेंड ऑन बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। इनमें से कौन सा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कौन सी नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं मैक्सवेल बॉक्स से। जो हमारे पास बॉक्स होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर होता है टेम्परेचर TB/SP और यहाँ पर लगा देते हैं D और T और T। यहाँ पर आ जाता है SP और यहाँ आ जाएगा T और यहाँ आ जाएगा V। ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव के होते हैं। और यहाँ HA HG
ए और यहाँ आ जाएगा यू। इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सी थर्मोडायनेमिक जो रिलेशन है कौन सा करेक्ट नहीं है। सो एच के लिए हम देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डी वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये वाला है कहीं टी पी एस और बी डेल एस, ये वाला करेक्ट है मतलब। अब हम जी के अकॉर्डिंग देखते हैं, जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जी की क्या होती है, वी डी पी माइनस एस टी टी है। सो यहाँ पर जब मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यहाँ पर ऐसा कुछ है, डी वी बाई डी टी एट कांस्टेंट, ऐसा यहाँ पर नहीं है, डी एस बाई डी पी है, तो ये वाला ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जी के लिए ये आ रहा है, तो ये वाला ही हमारा इनकरेक्ट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन, जो हमें फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, ए से बी K1 और K2 है वो रेड कलर से दे रखा है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 10 मिनट, टी हाफ दे रखा है 10 मिनट, एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज 1 मिनट। मतलब फॉरवर्ड का हमें 10 मिनट दे रखा है और बैकवर्ड का 1 मिनट देखा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K1 यानी फॉरवर्ड की जो रेट कांस्टेंट है डिवाइड बाय K2 जो बैकवर्ड की रेट कांस्टेंट है उससे निकलेगा। सो यहाँ से हमें फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है और जो टी हाफ दे रखे हैं, तो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के होता है, ये होता है टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला। सो यहाँ पर हमें K1 निकालना है, तो K1 मतलब ये इधर और टी हाफ नीचे ले जाएंगे और बाय K2, K1 बाय K2 निकालेंगे, तो इसको हम अरेंज करके K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ इस तरीके से राइट कर लेंगे। सो K1 क्या होगा हमारा 1/10, जब हम इसको कट करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.1 आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंटिंग द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए एब्सोल्यूट जीरो टू इट्स गैसियस स्टेट विद टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज के साथ देखना है कि कौन सा है वो डेल्टा एस फ्यूजन के लिए और डेल्टा एस वेपराइजेशन के लिए इंडिकेट कर रहा है, इनमें से कौन सा। ठीक है, सो फ्यूजन और वेपराइजेशन के लिए देखना है, फ्यूजन यानी मेल्टिंग पॉइंट का और वेपराइजेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, सो फ्यूजन का क्या होगा, जहां पर मेल्ट हो रहा है और जो स्टेट है वो सेम है। फ्यूजन में क्या है कि जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहेगा और बॉइलिंग वेपराइजेशन पे भी और फ्यूजन पे भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा फ्यूजन का, और वेपराइजेशन के लिए हायर टेम्परेचर वाला यानी ये वाला। सो यहाँ पर और वेपराइजेशन में क्या होता है कि गैसियस स्टेट में जाता है, गैसियस स्टेट में जाएगा तो हमें पता है कि जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव यानी इंक्रीज होगी। गैसियस स्टेट में एंट्रोपी होती है वो ग्रेटर होती है लिक्विड फेज से। सो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो है एंट्रोपी वो किसकी है, गैसियस वाले की, सो यानी वेपराइजेशन वाले की DE की है वो होगी वेपराइजेशन के लिए, और फ्यूजन के लिए क्या होगी BC। सो BC वाला, सो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग क्वांटिटी, हमें इन क्वांटिटी को कंसीडर करके कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इंटरनल एनर्जी को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें ये बताना है। सो यहाँ पर कंसंट्रेशन है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। बाकी जो वॉल्यूम है और इंटरनल एनर्जी है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो ये क्या है, सेकंड और फोर्थ, यानी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है,
जो अमाउंट पे डिपेंड करती है उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सो यहाँ पर 1 और 3 है वो इंटेंसिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2nd और 4th है वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर ए गैस इज गिवन बाय। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट गैस बताना है कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। सो इसका सिंपली हमें फॉर्मूला बताना है। तो ये चेंज इन एंथैल्पी बाय चेंज इन प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एच बाई डेल्टा पी एंड 1 बाई सी पी को, यानी जो म्यू जूल थॉम्सन कोफिशिएंट होता है वो -1 बाई सी पी और डेल एच बाई डेल पी टी इसको रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट के रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। ठीक है, सो जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है ऑकर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है वो कांस्टेंट एंथैल्पी पे ऑकर होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जूल परफेक्ट गैस जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज 0। परफेक्ट गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है वो म्यू जे टी इज इक्वल टू 0 होता है। सो ये भी करेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट कोरोस्पॉन्ड टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जूल थॉम्सन। नहीं, जो हीटिंग इफेक्ट के लिए क्या होता है, हीटिंग के लिए जो जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और कूलिंग के लिए जो म्यू जे टी होता है वो पॉजिटिव होता है। सो ये इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और हमें क्या बतानी है, ट्रू वाली। सो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। इसके अंदर क्या है, फॉर द रिएक्शन H2F2 गोज टू H2F2 डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच इक्वल किसके होगा। ठीक है, यहाँ पर जो डेल्टा एच होता है इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। यहाँ पर जो डेल्टा एन जी है वो क्या होगा, डेल्टा एन जी यानी गैसियस मॉलिक्यूल में कितनी डिफरेंस आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड। सो यहाँ पर कितना है, पहले प्रोडक्ट का होता है तो प्रोडक्ट का 1 मॉलिक्यूल ये है 1 मॉलिक्यूल ये है, मतलब 2 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड कितना है 1 मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा 1, और अगर 1 हो गया सो यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस एन आर और टी ये आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन आर करेक्ट। थर्मोडायनेमिक रिलेशन कौन सा करेक्ट है इनमें से, और वो हमें बताना है। सो लिमिटेशन T गोज टू 0, जब टेम्परेचर गोज टू 0 होगा तो एंट्रोपी 0 हो जाती है। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक का थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ है। सो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है, एस टी इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी सी पी डी टी बाई टी। ये जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है थर्मोडायनेमिक रिलेशन के अकॉर्डिंग। सो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डेल्टा एस जो नेगेटिव है इज इक्वल टू डेल डेल जी डेल टी बाई पी। ये वाला क्या होता है कि डेल्टा एस जो होगा वो नहीं, ये क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी होता है। सो यहाँ पर हमें एस निकालना है तो डेल जी बाई डी टी एस कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस ये होगा। ठीक है, जब हम जो एस के ऊपर मतलब चेंज इन एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एस माइनस डेल एस इज इक्वल टू डेल डी डेल जी बाई डी टी, मतलब सेकेंड डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा तो डी स्क्वेयर और यहाँ पर भी डी डी टी ऐसा आ जाएगा, तो सेकंड डेरिवेशन आ जाएगा, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट है स्टेटमेंट। सो क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी द वैल्यू ऑफ के फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
ऑफ ई सेल इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। तो इसके लिए हमें डेल्टा जी बताना है कि क्या होगा। सो यहाँ पर जो डेल्टा जी नोट होता है वो क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। जब हमारा ई सेल है वो पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो हमारा ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है कि के की वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होता है कि उसके लिए अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी है वो नेगेटिव है, तो के क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सो ये क्या कहता है, इफ द डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल एस, ये है हमारे पास डेल्टा जी की इक्वेशन, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल एस, मतलब एस की वैल्यू यहाँ पर पुट करते। फिर क्या बोला इसने, देन द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल विद द टेम्परेचर टी एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय। तो वो कौन सा होगा, हमें ई की वैल्यू बतानी है कि कौन सी होगी। ओके, सो हमें पता है कि जो डेल एस है वो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। अब क्या होगा, प्रेशर अगर हम जी की वैल्यू पुट करते हैं, जी क्या होता है, जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है। जब हम ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो डेल्टा एस क्या निकल के आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये निकल के आएगा। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें ई निकालना है कि क्या होगा। ई निकालने क्या करेंगे, ये सब कुछ इधर लेके जाएंगे और हमारे पास क्या निकल के आएगा, डेल्टा एस ईएमएफ निकालें विद रिस्पेक्ट टू विद टेम्परेचर चेंज, यानी ये वाला इधर ही और बाय में एनएफ हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू चेंज इन ई विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई लगता है। हाँ, ये नेगेटिव के इक्वल होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव होगा तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा और सी है वो इसका करेक्ट आंसर, पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59, which of the following is correct about the sign of enthalpy and entropy change of the evaporating liquid। मतलब evaporate हो रहा है यानी लिक्विड फेज से किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है, यानी इसकी एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है। सो हमें पता ही है कि गैसेस की एंट्रोपी होती है वो सब ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड देन सॉलिड। सो यहाँ पर एंट्रोपी पॉजिटिव हो रही है, सो नेगेटिव वाले कट हो जाएंगे, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ऑप्शन ए और डी से हो सकता है। फिर क्या होगा, डेल्टा एच बताना है कि क्या होगा। जो डेल्टा एच होगा जब हमारा इवेपोरेशन होता है तो हमें क्या एंथैल्पी होगी, वो पॉजिटिव होगी, यानी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस होता है, ये पॉजिटिव हो रहा है, मतलब हमें ये क्वांटिटी है वो नेगेटिव मिल रही है। सो ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम प्रोसेस एट 373 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए कौन सा रिलेशन है वो करेक्ट होगा। सो यहाँ से क्या होता है, इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल एस होता है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो है तो एच क्या होगा, टी डेल एस हो जाएगा, एच टी डेल एस, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू टी डेल एस। सो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द लोवेस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा है जिसका वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे सबसे कम होगा। सो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। सो इनमें से सबसे ज्यादा मास किसका हो सकता है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट या बेरियम क्लोराइड या फिर ग्लूकोज का या फिर इसका। सो यहाँ पर लोअर वेपर प्रेशर बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे लोअर वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे बेरियम क्लोराइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका मास है वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस दिस एंड दिस। सो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयर टू प्योर वाटर। प्योर वाटर को कंपेयर करना है 1 मोलर शुगर वाटर सॉल्यूशन के साथ कि उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हम
प्योर वाटर की बात करते हैं और 1 मोलर शुगर वाटर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम शुगर वाटर लेते हैं तो उसके अंदर वेपर प्रेशर होता है वो लो कर जाता है एज कंपेयर टू प्योर वाटर। सो लो, यहाँ पर वेपर प्रेशर लो लो। ओके, फिर क्या होता है, हमें क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सो बॉइलिंग पॉइंट हायर कर जाता है जब हम शुगर डालते हैं, वाटर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन लेते हैं, तब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसका हायर हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर वाटर, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि शुगर वाटर लेते हैं, शुगर वाटर, तो वहां पे क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है वो लो हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। The relationship between the osmotic pressure and the lowering vapor pressure in a infinite dilute solution. Infinite dilute solution पे बताना है कि क्या कौन सा रिलेशन है वो करेक्ट होगा। सो यहाँ पर जो वेपर ऑस्मेटिक प्रेशर और लोवरिंग वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो पाई इज इक्वल टू आर टी बाई वी नॉट एल एन पी नॉट बाई पी, ये वाला होता है। सो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।